नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण काल छायावाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, छायावाद हिंदी काव्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण काल था। जो द्विवेदी काल था, उसकी इतिवृत्तात्मकता के विरोध में छायावाद का जन्म हुआ था। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है लंबे लंबे वृत्तांत। जैसा कि मैंने आपको द्विवेदी काल के लेक्चर्स के दौरान बताया भी था कि द्विवेदी काल में जो है प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी साहित्यकारों की, कवियों की। तो जो उनकी प्रबंध काव्य शैली थी वो धीरे धीरे जो है उदासीनता की ओर बढ़ती चलेगी और बड़े बड़े लंबे लंबे वृत्तांत होने लगे उस काल में, जिससे काव्य के अंदर जो है नीरसता आ गई, उदासीनता आ गई। तो उस उदासीनता से और नीरसता से हिंदी जगत को बाहर निकालने के लिए उस समय एक काव्य धारा का जन्म हुआ, जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। इन्होंने जो इस छायावाद को आगे बढ़ाया और इसमें जो है बहुत हिंदी का जो है श्रेष्ठ व्यक्तिगत काव्य लिखा गया, रहस्यवादी काव्य लिखा गया, प्रकृति चित्रण का सुंदर काव्य लिखा गया। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके समक्ष हूँ। मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, इन बिंदुओं पर ही जो है हम अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे। पहला बिंदु है छायावाद को लेकर के। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युग के काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। प्रतिक्रिया स्वरूप का मतलब वही है कि उसमें इतिवृत्तात्मकता आ गई थी, नीरसता आ गई थी। उसी के जो विपक्ष में जो है एक तरह से काव्यवाद, जो नया काव्य धारा चली, उसे हम छायावादी काव्य के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग में कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म थी। स्थूल का मतलब होता है जो केवल इस संसार तक ही सीमित रहती है, जो अपनी समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत जीवन की युगीन समस्याएं होती हैं, उन तक ही काव्य सीमित था। लेकिन छायावादी काव्य जो है कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठ था और स्थूल के स्थान पे सूक्ष्म हो गया था, बियॉन्ड फिजिकल नेचर हो गया था। इसमें कहीं ना कहीं जो है सूक्ष्म रहस्यवाद की चर्चा की गई थी, कहीं ना कहीं इसमें व्यक्तिगत कुंठा की बात की गई थी, कहीं ना कहीं इसमें व्यक्तिगत अनुभूति की बात की गई थी, पीड़ा की बात की गई थी। इसलिए छायावादी काव्य जो है द्विवेदी युग के काव्य से अलग था। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थात अर्थ कहीं और पड़ता था, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का आभास होने लगा। जब एक शुरू के अंदर एक कविता चली तो इस कविता को ऐसा माना जाता था इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अस्पष्ट है, अपना अर्थ छोड़ने में पारंगत नहीं है, अपना अर्थ का प्रभाव छोड़ने में जो है एक तरह से असंगत मालूम होती है। लेकिन धीरे धीरे जब रहस्यवाद आगे बढ़ता गया, प्रसाद, पंत, निराला ने जो है अपनी उत्तम रचनाएं देनी शुरू कर दी, कामायनी आ गया और बहुत सारे ऐसे आगे, कामायनी बाद में आया, लेकिन और जो बहुत सारे काव्य आने लगे, उससे जो है ऐसा लगने लगा कि ये जो है हिंदी का श्रेष्ठ काव्य हो सकता है। और उसी सौंदर्य की जो है वो जो छाया जो दिखाई देती थी, वो एक प्रकार की स्वानुभूति की छाया दिखाई देती थी, आत्मानुभूति की छाया दिखाई देती थी, रहस्यवाद की छाया दिखाई देती थी। और फिर ये पूरी तरह से काल के बारे में जो आलोचनाओं का एक दौर चला था, आलोचकों की जो राय थी वो बिल्कुल बदल के रख दी थी छायावाद ने। इस काल में वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? आपको पता है शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, भेदा, लक्षणा, व्यंजना। तो जो अभिव्यंजना शैली होती है उसमें गहरा अर्थ छिपा होता है। तो उन कवियों की जो अपनी स्वानुभूतियाँ थी, वो जो गहरी पीड़ाएं थी, गहरी कुंठाएं थी, गहरी व्यक्तिगत इनकी जो आस्थाएं थी, वो सारी की सारी इनके अंदर काव्य के अंदर आई। निराला कह उठे देखता हूँ आ रही मेरे जीवन की संध्या बेला, अधपके बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे छूट रहा मेला। इस तरह की जो है इन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को जो है काव्य के अंदर लेकर के आए, जो अपने आप में काव्य में एक नया प्रयोग था। यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने कुछ परिभाषा दी है, कुछ साहित्यकारों ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये स्थूल द्विवेदी युग से संबंधित है और जो सूक्ष्म है ये छायावाद से संबंधित है। छायावाद के जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 स्तंभ थे, चतुष्टय लेखक थे। इसमें जो है जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, जयशंकर प्रसाद थे, इसमें महादेवी वर्मा थी, इसमें सुमित्रानंदन पंत थे। तो ये 4 मुख्य थे इसके छायावाद के स्तंभ थे, जिन्हें प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही मुख्यतः जो है इस काव्य को आगे बढ़ाया। बाद में फिर इस काव्य धारा के अनेक पक्षधर कवि भी आगे आए। प्रसाद
ने भी एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति मैंने अपनी खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद की अनुभूतियाँ, स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब उसी हिंदी में छायावादी प्रवृत्ति माना जाने लगा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तो यही छायावाद है। क्योंकि छायावादी कवियों ने जो है इसी चीज़ को, रहस्यवाद को आगे बढ़ाया था। तुझको पीड़ा में ढूंढा है, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। तो ये पीड़ा कहीं ना कहीं रहस्यवाद को प्रकट करती थी। ये पीड़ा कहीं ना कहीं आत्मा को परमात्मा से मिलाने का महान कार्य करती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है, क्योंकि मुकुटधर पांडे की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनमें छायावाद के दर्शन होते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं तो छायावाद के मुख्य स्तंभ ये चार ही हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। और जयशंकर प्रसाद के आंसू जो झरना, जो ये काव्य थे, ये शुरू की रचनाएं थी उनकी, जिनको हम छायावादी कविता मानते हैं। क्योंकि 1918 से ही जो है छायावादी कवियों की रचनाएं, जो जिनका मैंने जिक्र किया, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, इनकी कविताएं अलग अलग उसमें कविता संग्रह अलग अलग रूप में आने लगे थे। और ये 1918 में ही ये काव्य प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। इसलिए छायावादी काव्य की जो प्रवृत्ति है, हम उसको मुख्यतः 1918 से 1936 ईस्वी तक का जो समय था वो छायावादी काव्य धारा थी। इसी दौरान जो है छायावाद का एक महाकाव्य लिखा गया, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, कामायनी के नाम से 1935 में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद का ये बड़ा महान काव्य माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसको नोबेल पुरस्कार मिलते मिलते रह गया। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई थी, उस समय कामायनी का रचना कार्य जो अधूरा था। अगर कामायनी का रचना कार्य उस समय पूर्ण हो गया होता तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि गीतांजलि के स्थान पे कामायनी को उस समय जो है एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता। ये तथ्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये देखिए, शुक्ल जी ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। इसलिए हम जो छायावाद का समय है इसी समय मानते हैं। प्रसाद जी का जो झरना काव्य संग्रह था वो 1918 में ही प्रकाशित हुआ था। एक काव्य संग्रह था, इसमें बहुत सारी कविताओं का कंपोजिशन था। निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत का पल्लव काव्य संग्रह की भी कुछ कविताएं जो है 1918 में प्रकाशित हुई थी। तो इसलिए इसका जो समय है 1918 से ही मुख्यतः माना जाता है, और यह काव्य धारा 1936 ईस्वी तक चली थी। यदि हम पंत की काव्य कृति पल्लव को माने तो उसे हम छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं, उसे हम छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो मुख्यतः जो है रहस्यवादी है, क्योंकि इनकी स्वानुभूतियाँ थी, और स्वानुभूतियाँ कहीं ना कहीं जो है रहस्यों को लिए हुए थी। और अगर हम बात करते हैं तो छायावाद में कई कवियों के साथ बड़े बड़े विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। जैसे हम सुमित्रानंद पंत को जो है हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहते हैं, उन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ मशहूर है, ऐसे ही हिंदी के अंदर प्रकृति चित्रण में जो है सुमित्रानंदन प्रसिद्ध हैं, तो उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कह करके उनको सम्मानित किया गया। छायावादी काव्य में जो है महादेवी वर्मा को वेदना की देवी कहा गया, उन्हें हिंदी की आधुनिक मीरा का सम्मान दिया गया। तो ये छायावाद के नाम पर जो है, छायावाद के आधार पर जो है बहुत सारे जो एक अलंकरण थे, जो विशेषताएं थी, इन कवियों के साथ जुड़ी हुई थी। छायावादी काव्य में जो है हिंदी साहित्य का शिव निराला को कहा गया। उनका नाम जो है वास्तव में तो सुरजू कुमार नाम था, लेकिन जो है उन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो है उनको उपनाम दिया गया, महाप्राण कहा गया उनको। तो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। तो रहस्यवादी भावना स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता और अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। यदि मैं बात करूं तो छायावाद का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य था कामायनी, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति चित्रण का सुंदर काव्य माना जाता है। इसमें प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, इसमें कहीं ना कहीं रहस्यानुभूति हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। छायावादी कविता जो है गीति काव्य का एक विशाल भंडार है। छायावादी काव्य जो है भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से जो है हिंदी का उच्च कोटि का काव्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गीति काव्य, अगर हम निराला जी की बात करते हैं तो निराला जी ने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं, गीत के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त किया है। गीत गाने दो मुझे वेदना को बाहर आने को, ठीक है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे वेदना को भूलने को। इस तरह की कविताएं कह करके इन्होंने गीति काव्य के अंदर जो गीति
तत्व होता है वो डाल करके अपनी कविताओं को ओजस्वी बनाया और लोगों को गाने के लिए मजबूर कर दिया उन कविताओं को। तो ये जो है इसकी छायावाद की एक मुख्य विशेषता के रूप में बाहर आया। और दूसरा, छायावादी कवि उस समय के जो युग पुरुष लोग थे, जो बड़े बड़े रहस्यवादी लोग थे, उनसे कहीं ना कहीं, बड़े बड़े दार्शनिक थे, उनसे कहीं ना कहीं ये जो है काव्य प्रभावित था। इसमें विवेकानंद जी थे, गांधी थे, टैगोर थे, अरविंद थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, इन महान दार्शनिकों से छायावादी कवि कहीं ना कहीं प्रभावित थे और इनके काव्य पर इन महान दार्शनिकों का असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। इन लोगों का अपना एक विशेष दृष्टिकोण था जीवन को लेकर के, मृत्यु को लेकर के, रहस्यों को लेकर के, अपनी स्वानुभूतियों को लेकर के इन्होंने अपना एक अलग सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसकी जो है अभिव्यक्ति द्विवेदी काल में नहीं हुई थी, जिसकी अभिव्यक्ति भारतीय हिंदू युग में नहीं हुई थी। छायावादी कविता को पराए दो महायुद्धों के बीच की स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता, स्वच्छंदतावादी काव्य माना जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया 1918 में एक काव्य की काव्य धारा शुरू हुई थी। तो 1918 में आपको पता है उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, प्रथम विश्व युद्ध, और जब ये 1936 में खत्म हुई तो 1939 नज़दीक आ गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार होनी शुरू हो गई थी। तो दो विश्व महायुद्धों के बीच का ये स्वच्छंदतावादी काव्य है जो हिंदी के अंदर बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। कुछ आलोचक इसे अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य धारा का, और कुछ आलोचक जो है इसे जो है बांग्ला का नकल काव्य भी मानते हैं। लेकिन ये कहना छायावाद के साथ बड़ा भारी अन्याय है, क्योंकि ये हिंदी का मौलिक और स्वतंत्र काव्य है, जिसकी अपनी एक प्रभा है, जिसकी अपनी एक ऑरा है, जो आज तक भी हिंदी साहित्य को प्रभावित कर रही है। ये चारों छायावाद के स्तंभ, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, इनका अपना एक विशेष योगदान है इस काव्य धारा को आगे बढ़ाने में। तो मैं समझता हूँ संक्षिप्त रूप से मैंने आपको जो छायावादी काव्य बताया, इस काव्य धारा की जो विशेषताएं बताई आपको समझ में आई होंगी, और मैंने बड़े आसान से बिंदु बना करके छायावाद आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि यह अभिव्यक्ति आपको पसंद आई हो, अभिव्यक्ति प्रभावित कर पाई हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली किसी छायावादी विशेषता को लेकर के मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।